हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपके रीडिंग सेक्शन में जो अनसीन पैसेजेस होते हैं ना, उनको लेकर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज़ होती है क्या कि अनसीन पैसेजेस होते हैं वो कई बार समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस हम ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको अनसीन पैसेजेस करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी अनसीन पैसेजेस होते हैं वो पूरी टोटली बेस्ड होते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग पर। ये हमारे को सिलेबस में क्यों दिए जाते हैं? देखो, रीडिंग सेक्शन क्यों, क्योंकि अगला देखना चाहता है क्या कि 12th क्लास में आ गया है अगर स्टूडेंट, तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, वो कितना अच्छे से जो टेक्स्ट होता है उसको समझ सकता है, कितने अच्छे से उसको समझ सकता है। समझ रहे हो आप? जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको कितना अच्छा उसको पढ़ना आ गया है और उसको समझ के आंसर देना आ गया है। इस वजह से अनसीन पैसेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये इनका मेन मोटिव होता है कि ये पहले से एक्सपेक्टेड इनको है कि ये चीज़ कि 12th क्लास में अगर ये स्टूडेंट है तो इसको इतना नॉलेज तो होना चाहिए ही। अब बात करें हम बेसिकली बात करें हम सेपरेटली, तो हम आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो डिटेल सिलेबस है वो कर रहे हैं जी इस चैनल पर। आप सभी को ध्यान है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं जी, हम इस चैनल पे क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमने कंप्लीट सिलेबस कर लिया, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी फ्लेमिंगो कंप्लीट करवाई विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड विस्तास, देन शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन, ग्रामर सेक्शन, लॉन्ग कंपोजिशन, सब हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, अब टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट आज नए हैं, नए बार पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दूं, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए, हमारा जो टारगेट है जी वो 95 प्लस मार्क्स अचीव करने का टारगेट है। ठीक है, तो विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अनसीन पैसेज अगर मैं राजस्थान बोर्ड के सिलेबस की बात करूं तो भाई देखिए, आप रीडिंग सेक्शन होता है हमारा, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अनसीन पैसेज के ही मिलेंगे और नंबर देखो आप 15 नंबर, 15 मार्क्स कवर करते हैं क्या अनसीन पैसेज। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब 15 नंबर मायने रखते हैं बहुत ज़्यादा। और आपके देखो 2 अनसीन पैसेज आते हैं, कितने आते हैं? 2 अनसीन पैसेज आते हैं। देखो, फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा ना, वो तो होगा 9 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 9 मार्क्स का। ओके, हाँ, तो सिलेबस अगर किसी को नहीं ध्यान है तो देख लीजिएगा, सिलेबस पे भी डिटेल वीडियो बना रखी है एंड जो आपका भी ब्लू प्रिंट आया मॉडल पेपर उस पे भी सेपरेट बना दिए, तो देख लीजिएगा, और उसमें मैंने डिटेल में समझा रखी है सारी चीज़ें। अनसीन पैसेज आपके देखो 2 आएंगे, तो फर्स्ट अनसीन पैसेज होगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? वो 9 मार्क्स का रहेगा। एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, उसमें 9 पर्सन होंगे। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन तो उसमें किस प्रकार के होंगे, जो आपको क्वेश्चन दे दिया। ओके, अब आप इसको पैसेज मैसेज तलाशो। ठीक है, और 3 क्वेश्चन होंगे आपके वोकैब से रिलेटेड, जो वर्ड मीनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, मीन्स मतलब फाइंड द सिमिलर वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम, अपोजिट वर्ड। ठीक है, उनसे रिलेटेड होंगे। ओके, समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से एक अनसीन पैसेज रहेगा। दूसरा अनसीन पैसेज किस प्रकार से रहेगा? उसमें 6 पर्सन होंगे एक नंबर के, तो 6 नंबर का दूसरा अनसीन पैसेज रहेगा, जिसमें देखो 4 तो क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन दे दिया, अब आपको उसमें से तलाशना है, छांटना है। और 2 वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाई ये टाइम बहुत खाता है, समझने में दिक्कत आती रहती है स्टूडेंट्स को, तो वो समझते पूरा पेपर। मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं, पेपर्स आर ऑलवेज लेंथी। भाई लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं भाई, प्लीज़ माइंड में रख लीजिएगा, हमेशा लैंग्वेज के पेपर बहुत लेंथी होते हैं।
चाहे आप लिटरेचर देख लो, चाहे कंपलसरी हिंदी देख लो, चाहे इंग्लिश देख लो, ठीक है। आपको लैंग्वेज के पेपर हमेशा बड़े मिलेंगे, तो प्लीज़ अपना समय ज़्यादा ज़ाया मत करना इस क्वेश्चन में, ठीक है। समझने में आपको समझ ही नहीं आ रहा तो यहाँ पे अटके हुए पड़े हुए हो, आगे का पूरा पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखने बात, देखो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिविंग द आंसर, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो अब आपको क्या करना है, एक बार क्या करना, आपको एक बार आपको रीड कर लेना है। क्या कर लेना, रीड कर लेना उसको। अब रीड कर अंडरस्टैंड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रीड कर लीजिए एक बार, जल्दी से आपको क्या करना है, रीड कर लेना है, ठीक है। सेकंड काम क्या करना, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको सीधा ही किस पर आ जाना है, क्वेश्चंस पे चले जाना है। इसके बाद आपको सीधा ही किस पे चले जाना है, क्वेश्चंस पे चले जाना है कि क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे देखना, अब आपको क्वेश्चंस में चले जाने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि क्वेश्चन को समझना है। किसको समझना है, क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, क्योंकि देखो आपके पैसेजेस आते हैं डिस्कर्सिव, फैक्चुअल और लिटरेरी, ठीक है। डिस्कर्सिव वर्णन काफ़ी कुछ चीज़ों का, ठीक है। फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक चीज़ें, डेटास वगैरह वगैरह, ठीक है। और लिटरेरी किसी स्टोरी पर दे दिया, किसी पोइट्री पर दे दिया, समझ रहे हो, इस प्रकार से रहता है। किसी ड्रामा से दे दिया, तो इस प्रकार से रहता है। तो आपको क्वेश्चन, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड कर लेते हो आप लोग, गलत समझ लेते हो, फिर उसका गलत ही आंसर लेते हो। तो क्वेश्चंस को ढंग से समझ लेना। फिर अब क्या करना आपको, फिर आपको देखना है, पैसेज में जाना है। किस में जाना, पैसेज में जाना है। और पैसेज में जाके अब जो क्वेश्चन में जो आस्क किया है, पूछा है आपसे, उस वो जो सिमिलर टाइप वर्ड्स है ना कुछ, उसको पैसेज में ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन में जो वर्ड आ रखे हैं ना, वो मैं एक बार पैसेज में देखूँ कहाँ पर आ रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चले जाना है। फिर आपको वहाँ पे जब वो वर्ड दिखेंगे ना पैसेज में, तो उसके इर्द गिर्द ही आपका वो आंसर रहेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखो फिर आपको आंसर उनको क्या स्मार्टली आंसर देना उनका, ठीक है। मतलब थोड़ा ये नहीं कि पूरी, मतलब ठीक है आप लाइन भी उतार के लिख देते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा इंप्रेशन जमाना है तो आपने क्वेश्चन समझा, ठीक है। अब आपने पैसेज में इसका आंसर ढूंढ लिया, ओके। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज में आंसर देना चाहिए, ठीक है। समझ गए आप। बाकी आप लाइन लिख दो तो वो भी कोई काटेगा नहीं आपका, बस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आपको क्या, कई देखो, तो हमने पैसेज में से जो ये वाली चीज़ हो गई हो, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, क्या, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको 2 पैसेज करने हैं, फिर आपका शॉर्ट कंपोजिशन का पोर्शन रहेगा, फिर आपको लॉन्ग कंपोजिशन का, फिर आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, पोइट्री एक्सप्लेनेशन होगा, ग्रामर सेक्शन, मानते हो ना आप, बहुत बड़ा पेपर होता है। तो प्लीज़ टाइम को मैनेज करते हुए, हाँ, ध्यान रखिएगा समय पे, और इतने देर में आपको अपना ये क्वेश्चन कर लिया, आगे चलता हूँ मैं। अटके नहीं रहना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा आपको कि आप पैसेज को ही पढ़ते रहो बार बार, एक बार पढ़ लिया नहीं समझा, दूसरी बार पढ़ लो, तीसरी बार नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। सीधे क्वेश्चंस पर आइए, ठीक है। थोड़ा सा पहली बार आपको सिर्फ सरसरी निगाहों से, सरसरी निगाहें मतलब एक बार जल्दी से एक बार अच्छे से देख लिया, ठीक है। टाइम मैनेज करके चलना है आपको कि हाँ इतनी देर में, पहले से माइंड में फिक्स रखना कि मुझे इतनी देर में मेरे को जो अनसीन पैसेज है वो कर देना है, ठीक है। टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, और क्वेश्चन में जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना उनको आपको पैसेज में ढूंढना है, उसके इर्द गिर्द आपको आपका आंसर मिल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखो अब आप, और इस मेन चीज़ मेरा ये मोटिव है कि टाइम मैनेज को लेकर क्वेश्चन तो कई बार मिल जाते हैं, ठीक है, इतना ऐसे दिक्कत दुविधा नहीं होगी आपको, लेकिन प्लीज़ टाइम मैनेज करके रखिएगा। पैसेज में ही सारा समय आपको नहीं लगाना है, और पैसेज भी 2 आते हैं, एक नहीं आता, 2 आते हैं, ठीक है। टाइम मैनेज का ध्यान रखना है आपको। अब देखो थोड़ी सी भाई पहले से प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस रखनी है आपको। मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको कम से कम भी, कई बार क्या होता है विद्यार्थी सीधा ही एग्ज़ाम में पैसेज को देखता है। प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले आप ज़्यादा नहीं तो 6 से 7 से 8 पैसेजेस होते हैं ना,
इनको सॉल्व कर कर जाना, ठीक है। एक आइडिया हो जाता है, एक तरीका आ जाता है चीज़ों को समझने का, टाइम को ध्यान में रख कर आंसर करने का, ठीक है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर कर जाइएगा, यूँ ही नहीं कि चलो एग्ज़ाम में ही देखेंगे सीधा 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 5, 7, 8, क्यों, आपके ऊपर है। 5, 6 तो करना ही है एटलीस्ट, ठीक है। एग्जाम में सीधे नहीं करना है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उससे आपको थोड़ा सा ये जो अनसीन पैसेज है, आपको इतना फिर डिफ़िकल्ट थोड़ा सा भय नहीं रहेगा। आपको भाई क्वेश्चन देखने पे, पैसेज पढ़ने के बाद समझ नहीं आ रहा है तो स्ट्रेस्ड नहीं होना है। कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं कि भाई यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या होगा अब मेरा, और फिर वो स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस अगर आ गया ना तो भाई आगे का पेपर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, आपको स्ट्रेस नहीं रखना, माइंड को क्या रखना है, काम रखना है, ठीक है। माइंड को आपको काम रखना है, बैलेंस रखना है, ठीक है। काम रख, साइलेंट, ठीक है। साइलेंट माइंड के साथ आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इस प्रकार से ही देखो, कुछ चीज़ें हैं भाई, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, पर्सनली आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको अनसीन पैसेज पे, ट्रिक्स, ये वो। देखो भाई, कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में मिल जाए तो वो आप वहाँ पे देख लोगे। इतने 12th क्लास में इतने तो हो आपकी अंडरस्टैंडिंग की, आपको समझ में आने लग गए। तो काम और साइलेंट माइंड से आपको अपना ये जो अनसीन पैसेज का जो पोर्शन है उसको करना है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और देखो, बात करें किनकी, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन, वोकैबुलरी। भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर इसका आपको इलाज नहीं दे सकता। भाई ये जो चीज़ है, ये है आपकी मीनिंग पावर कितनी है, वर्डिंग पावर कितनी है, आपको कितनी मीनिंग्स आती हैं। वर्ड पावर जितनी आपकी अच्छी होगी उतना आपकी, क्योंकि भाई इसमें कोई भी ऐसा इलाज, सीधे एक एग्जैक्ट वर्ड दे दिया जाता है और अब इसको सिमिलर वर्ड ढूंढ, इसका अपोजिट वर्ड ढूंढ, समझ रहे हो। तो ये किसी के भी हाथ में, ये तो आपके नॉलेज पर बेस्ड है कि आपको कितनी मीनिंग्स आती हैं, आप कितना अच्छे से समझ लेते हो मीनिंग्स का, ठीक है। कितनी आपको सिमिलर वर्ड्स आते हैं, ओके, अपोजिट वर्ड्स आते हैं, वो वाली चीज़ें। तो ये कोई भी चीज़, ये दो या 3 मार्क्स होते हैं, कोई नहीं बता सकता ये चीज़, ये आपके नॉलेज पर है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन फिर आप लाइन उठा के कर दोगे वगैरह वगैरह। एक चीज़ ध्यान रखें, आप इसको अवॉइड कीजिएगा, काहे को, कि आपको जो आंसर में जो ये जो पूरी लाइनें उठा के लिख देते हो ना, वो इरिटेट करता है टीचर को जब वो चेक करता है। तो आपको 2 लाइनों में आंसर कर देना है, आंसर इन 2-3 लाइन्स, ठीक है, इतना होना चाहिए। और बाकी पैसेज को यानी कि चलो आंसर वो भरते जाऊँ मैं उसके आंसर को। बहुत बच्चे करते हैं कि 4-4 लाइनें लिख कर आ रहे हैं, 5-5 लाइनें लिख कर आ रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिएगा, इरिटेट होता है वो, नंबर काट लेगा, ठीक है ना। ये देखो, वोकैब से रिलेटेड जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, इनका ध्यान रखिएगा भाई। बाकी बस इसी प्रकार से अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना है, मन को शांत रखना, टाइम मैनेज करना, और भाई प्रैक्टिस कर लेना। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको 5 से 7 अनसीन पैसेज कर लेने हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया ना, रीड करना पहले एक बार सरसरी निगाहों से, फिर क्वेश्चन आंसर देख लेना, सीधा क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में जो कुछ वर्ड्स हैं वो पैसेज में ढूंढना, उसके इर्द गिर्द आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पोर्शन रहने वाला है। बस मैं यही आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, 12th क्लास में हो, आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लीजिए, आपके 15 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 15 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपके लिए कुछ अनसीन पैसेज हैं 2, वो हम सॉल्व करते हैं, चलो, ठीक है। तो ये अनसीन पैसेज है एक, और ये क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं आपको एक बार आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फेल। भाई ये इसको पैसेज को रीड करो अच्छे से, और फिर आंसर, ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, इनका आंसर करो। तो भाई आपको सारे आंसर इन्हीं में मिल रहे हैं। एक बार आपको क्या करना है, शांत मन से, थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से डार्क हो गया होगा, बाकी है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना है एक बार रीड कर लेना है, ठीक है, ओके। रीड कर लिया आपने, उसके बाद आपको मैंने क्या कहा है, एक बार रीड कर लिया, उसके बाद आपको आ जाना है क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्वेश्चंस पर आ जाना है, और मैं आपको साथ साथ आंसर यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ आंसर्स,
ठीक है, आपको समझना है एक बार, और फिर आपको ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो, ये आपके 9 मार्क्स वाला है। कितने मार्क्स वाला है? ये 9 नंबर वाला आपका पैसेज है। ठीक है, चलो आपने पढ़ा, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो वाज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? ठीक है, तो अब आपको इस पर आ जाना है। रविंद्रनाथ टैगोर स्टेचर द स्टेचर ऑफ आवर कंट्रीज आइज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ए वर्सेटाइल जीनियस, ए लिटरेरी आर्टिस्ट एंड एजुकेटर, ए कंपोजर और ए सिंगर, ए एक्टर। ठीक, आ गया ना आंसर, यही आ गया। उन्हीं की तो बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की तो बात हो रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये जो लाइन है ये वाली, ये हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये टैगोर हैड ऑल द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड फॉर्चून, इतना भी लिखो तो आप बहुत है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देखो हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, वर्सेटाइल जीनियस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा, सीधा आपको आंसर में आपको अच्छे से लिखना है। देख लीजिए, फर्स्ट का आंसर लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर was a versatile genius, है ना। और क्या था? ए लिटरेरी आर्टिस्ट एंड एजुकेटर, ए कंपोजर। ठीक है, लिटरेरी आर्टिस्ट एंड कंपोजर। ठीक है, एक एन एजुकेटर एंड कंपोजर। ठीक है, एजुकेटर, एक कंपोजर, और क्या था? ए सिंगर एंड एक्टर। ठीक है, ए सिंगर एंड एक्टर। ओके, इनफ है, इतना इनफ है। तो आपने अपने इसी वे में, आपने अपनी लैंग्वेज में आपने आंसर कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए वर्सेटाइल जीनियस। ठीक है, और बहुमुखी बहुत सारे हर तरीके से जीनियस थे वो। ए लिटरेरी आर्टिस्ट थे, लिटरेरी आर्टिस्ट, बहुत सारी पोएम्स लिखी, ड्रामा लिखे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ठीक है, एंड एन एजुकेटर, शिक्षक भी थे वे, कंपोजर, सिंगर एंड एक्टर। ठीक है, जो सॉन्ग्स होते हैं उनको कंपोज भी किया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखो, व्हाट वाज टैगोर्स प्लिया। टैगोर जी का जो एक तरीके से प्लिया मतलब उद्देश्य टाइप, उनकी थिंकिंग का वो सेंस कहाँ से कहाँ तक था। देखो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर। देखो, ही बिलीव दैट ए सेंस ऑफ लाइफ। ये रहा, देखो, टैगोर प्लीडेड नॉट, प्लीडेड। ठीक है, वो मीनिंग है। तो टैगोर प्लीडेड नॉट ओनली फॉर कॉन्कर्ड विद द पास्ट बट ऑल्सो फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। ये ही लाइन हो जाएगी, सेम ये लाइन हो जाएगी, बस इतना बहुत है। टैगोर ऐसे लिख देगा, टैगोर्स प्लीडेड नॉट ओनली, हम लिख देते हैं, देखो वही लाइन हो जाएगी, कोई दुविधाजनक बात नहीं है। टैगोर pleaded for not only क्या था, not only for conquered। अच्छा, पहले एक सेकेंड, not only for, ये वाली जो लाइन है, not only for conquered with the past। ठीक है, with the past but also, क्या था फिर, but also for freedom from the past, but also from the freedom from the freedom of the past, for the freedom है जी, for the freedom from the past। अच्छा, for the freedom
बट ऑल्सो फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आपको कर देना है। इजी लैंग्वेज में आपको अपने अनुसार लाइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये दूसरे का हो गया। देखो, ऑन व्हाट डज द मॉरल हेल्थ ऑफ ए नेशन डिपेंडेंट। भाई जो नेशन की जो मॉरल नैतिक जो स्वास्थ्य है वो किस पे डिपेंड करता है भाई? देखते हैं इसका आंसर। did not it's not only played but also acknowledged and the cinematography mission was not only for a year. The poet's name is the Tagore is actually understand the for Tagore mind and the nature। अच्छा जी, ये रहा। देखो मैंने कहा था मॉरल हेल्थ आया ना, तो आपको देखो मॉरल हेल्थ आप मैंने क्या कहा था, आप पैसेज में चले जाना और उसके अकॉर्डिंग वर्ड देखना, ठीक है। तो ये वर्ड आया देखो, द मॉरल हेल्थ फॉर ए नेशन डिपेंडेंट ऑन द इंस्पिरेशन द पीपल डिराइव्ड फ्रॉम देयर पोइट्स एंड आर्टिस्ट। ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा जी। भाई ये सीधी सीधी लाइन है, ठीक है। देखो, ऑन व्हाट डज द मॉरल हेल्थ ऑफ ए नेशन डिपेंड। भाई मॉरल हेल्थ नेशन की किस पर डिपेंड करती है? तो ये रहा, द मॉरल हेल्थ ऑफ ए नेशन डिपेंडेंट ऑन द इंस्पिरेशन। देखो इस प्रकार से लिख दो आप, मैं लिखूँ क्या या हो गया होगा? तो चल लिख देते हैं, क्या है, द मॉरल हेल्थ ऑफ ए नेशन डिपेंडेंट ऑन। तो देखो थर्ड का आंसर मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार से आपको करना है, द मॉरल हेल्थ ऑफ ए नेशन डिपेंडेंट ऑन द इंस्पिरेशन द पीपल इंस्पिरेशन the people derived from poets है ना, from their poets and artists, ठीक है, poets and artists, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका ये आंसर भी, ठीक है। आगे चलिए, क्या है, व्हाट सॉन्ग वाज संग बाय हिम इन कलकत्ता, ठीक है। कौन सा गाना गाया था इन्होंने कलकत्ता में? देख लीजिए, यहाँ पढ़ा था अभी, द टैगोर डिड नॉट लिव इन और ही लेड ए प्रोसेशन इन थ्रू द स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता सिंगिंग हिज सॉन्ग। ये रहा देखो, ये रहा देखो, सिंगिंग हिज सॉन्ग आर यू सो माइटी एज टू कट असंड द बॉन्ड फॉरगेट बाय प्रोविडेंस। ये हो जाएगा जी आपका फोर्थ का आंसर, ठीक है। ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा जी आपका। वापस इसको लिखेंगे तो काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, देखो टैगोर संग SUNG, ठीक है, लिख दीजिएगा ये फिर ये लाइन लिख दीजिएगा इन कलकत्ता, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। व्हाट डिड एसेटिज्म मीन्स, एसेटिज्म, अच्छा एसेटिज्म है जी, एसेटिज्म मीन फॉर टैगोर, ठीक है। भाई एसेटिज्म का मीनिंग क्या होता है टैगोर को लेकर? टैगोर देखो, टैगोर के अकॉर्डिंग उनके ओपिनियन देखो, ये रहा एसेटिज्म फॉर टैगोर। देखो एसेटिज्म फॉर टैगोर मीन सेल्फ कंट्रोल एंड नॉट एब्सेशन फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज। ये आपके इसका फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा जी। देखो एसेटिज्म, ठीक है, एसेटिज्म फॉर टैगोर मीन सेल्फ कंट्रोल एंड नॉट एब्सटेंशन फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज, सांसारिक जो क्रियाएं होती है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके फिफ्थ का आंसर। इस प्रकार से कर लेना आपको, ठीक है। व्हाट वाज टैगोर्स मिशन इन लाइफ? टैगोर जी का मिशन क्या था? देख लीजिए,
ही वॉज नॉट ओनली, यहाँ से जब ढूंढ देखो, टैगोर्स मिशन वॉज, ये रहा, टैगोर्स मिशन वॉज ऑन वन ऑफ रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इन ए स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल एनलाइटमेंट। बिल्कुल, तो ये जो 6 का आंसर हो जाएगा आपका, 6 का आंसर हो जाएगा, ये जो अंडरलाइन करिए ना, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो, द एक्ट ऑफ थिंकिंग सीरियसली एंड मेडिटेशन, भाई सीरियस थिंकिंग को क्या कहते हैं, ठीक है, और मेडिटेशन, तो एक वर्ड ढूंढो इसका क्या मीनिंग है। देखो सीरियस थिंकिंग क्या मीनिंग आया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा जी, देखिए कंटेम्पलेशन यूज हुआ था, देखो ये रहा कंटेम्पलेशन, ठीक है, तो इसका कंटेम्पलेशन हो जाएगा चिंतन कहते हैं, ठीक है, ओके। टैलेंटेड इन वेरियस फील्ड्स, ये स्टार्टिंग में आया था वर्सेटाइल, ठीक है, तो वर्सेटाइल हो जाएगा इसका, और क्या है, एनर्जी और एंथुसियाज्म, अच्छा एंथुसियाज्म मतलब जोश, तो एक इसके लिए यूज हुआ था एनर्जी और एंथुसियाज्म, विटालिटी के लिए, बिल्कुल विटालिटी। इस प्रकार से तीनों मीनिंग हो जाएगी, इस प्रकार से आपको छांटना है और करना है इजी वे में, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपके इसके माइंड के या आपके वर्ड पावर कितने, उसी पर डिपेंड है, ठीक है। तो ऐसे आपको मैंने आंसर करने का तरीका बताया कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, आंसर करना है। चलिए अब हम चलते हैं आपके 6 मार्क्स वाले पैसेज पर। ये पैसेज आपके 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है, जिसमें 6 प्रश्न होंगे एक नंबर के। देखिए एक बार आपको मैंने क्या कहा है, आपको एक बार अपना ये पैसेज पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको आ जाना है किस पे, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस पर। तो इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डज एग्रीकल्चर कम, कौन से सेक्टर से जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो आई थी। एग्रीकल्चर हैज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो हाँ ये प्राइमरी सेक्टर ही है, ठीक है। आप तो ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो, तो आप इजी वे में लिख सकते हो कि ये जो एग्रीकल्चर है, तो आप इजी वे में लिख सकते हो एग्रीकल्चर कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो इजी वे में हो गया ना। अब आप लोग, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, लाइन लिख दें, चलो ठीक अच्छी बात है, लेकिन आप इस प्रकार से भी आंसर कर सकते हो, अपना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। देखो व्हाट इज ड्राइविंग फार्मर्स टू कमिट सुसाइड, जो फार्मर्स होते हैं सुसाइड किस वजह से ज़्यादातर करते हैं। देखो ये रहा, व्हाट आर द ग्रेव एडवर्टाइज दैट ड्राइव फार्मर्स टू कमिट सुसाइड एट ए वर्ल्ड, बट the Indian farmers have to face extreme poverty and financial crisis, बस, और इसीलिए सुसाइड करते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हो व्हाट इज, तो इस प्रकार से लिख सकते हो द फार्मर्स फेसेस मैनी, है ना, फेसेस एक्सट्रीम, है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी, ओके, एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। सो दे कमिट सुसाइड, इस प्रकार से लिख सकते हो, सो दे कमिट। तो इस प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो जी, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। थर्ड प्रश्न पे चलते हैं, इजी होता है। तो व्हाई डज इंडियन एग्रीकल्चर फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। भाई इंडियन जो एग्रीकल्चर है, जो भारतीय कृषि है, उसको अनऑर्गेनाइज्ड, कि व्यवस्थित तरीके के, व्यवस्थित नहीं है, तो इसको अव्यवस्थित सेक्टर में गिना जाता है। क्यों? तो इंडियन एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अच्छा,
farmers are the mercy of the government administration and affiliate directly. Indian is largely ये देखो second, Indian agriculture is largely an unorganized sector. There is no, ये आंसर है रहा, Indian agriculture is largely an unorganized sector. There is no systematic planning in cultivation. ठीक है, the farmer work on lands on uneconomical sizes. ठीक है, तो आप यहाँ तक कर सकते हो. Institutional finances are not available and minimum purchases prices of government do not in reality reach the पुअरेस्ट फार्मर्स. तो देखो अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी करते हो तो ठीक है, बाकी इसका एक एग्जैक्ट आंसर है ना वो बहुत, ये लाइन है कि इंडियन एग्रीकल्चर इज लार्जली एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देयर इज नो सिस्टमेटिक प्लानिंग इन कल्टीवेशन. ठीक है, और यहाँ से ये लाइन भी लिख सकते हो, द फार्मर्स वर्क ऑन लैंड्स ऑन अनइकोनॉमिकल साइजेस. तो ये आंसर भी हो जाएगा आपका. ठीक है, तो तीसरा आंसर ये हो गया, थर्ड आंसर आपका. ठीक है, तीसरा आंसर हो जाएगा आपका. देखो, बिसाइड गवर्नमेंट who else can play a part in helping farmers and, भाई गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट तो करती इनके अलावा और कौन इनकी मदद करता फार्मर्स की. ठीक है, एडेड टू दिस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट बिकॉज ऑफ द प्राइसेस इन द several parts of the country are being researched. The Vidan is to prevent and this cannot be single solution from the temporary measures of this solution of the government should target it at improving the entire structure of the small farmer, wherein the relief not given in the rather they are taught to overcome. But social responsibilities also goes a long way. ये अच्छा, social responsibilities also goes a long way to help the farmer. General public, NGOs, corporate and other organization too can play a part in helping farmers. बस इतना भी करो तो बहुत है. बाकी by adopting drought affected villagers and families and helping them to rehabilitate. भाई देखो मैं बताऊं, देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लेकर आप यहाँ तक करते हो तो ठीक है, बाकी इतना करोगे हेल्पिंग फार्मर्स वो भी ओके है. तो फोर्थ है ना जी, हाँ फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ए लॉन्ग वे टू हेल्प द फार्मर्स. ठीक है, देखिए जो जनरल पब्लिक है, जो सामान्य लोग हैं, और एनजीओज होती हैं, संस्थाएं होती है, कॉर्पोरेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर संस्थाएं हैं, वो भी क्या फार्मर्स की हेल्प करती है. ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये आंसर भी आपका. यहाँ तक लिखोगे बहुत है, वरना नीचे तक लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, क्या है, प्रोफेशन. प्रोफेशन का मीनिंग सबको पता, आपको क्या होता है, पेशा, व्यवसाय. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आया था जी, व्यवसाय, ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन है क्या कहीं, ऑक्यूपेशन, जो प्रोफेशन का ऑक्यूपेशन इसमें है क्या, ये रहा ऑक्यूपेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेशन. ठीक है, व्यवसाय. राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ परमानेंट. परमानेंट का, परमानेंट और टेम्परेरी, टेम्परेरी है क्या कहीं, परमानेंट, ये रहा टेम्परेरी, ये रहा टेम्परेरी. ये तो आपको ऐसे भी आता होगा. ठीक है, ठीक है, कई बार मीनिंग ध्यान में रहती है ना तो अपन जल्दी सी कर देते हैं ये चीज़ें. तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना, और जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है जी वो करनी है. तो इस प्रकार से आपको अपना ये जो अनसीन पैसेज वाला मैटर है इसको करना है. ठीक है, बाकी होप करता हूँ सभी को समझ आ गया. ये जो 2 पैसेज करवाए इस वजह से थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बाकी कोई बात नहीं, आप लोगों ने समझा अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है. बोर्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपको पैसेज के आंसर करने, आंसर करना भी बता दिया मैंने, इसी वजह से थोड़ा सा लेंदी हो गया. ठीक है, ओके. तो होप करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा. ओके, तो इस प्रकार से आपको आपका जो अनसीन पैसेज है वो सॉल्व करना है. ठीक है, ध्यान में रखना और प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा. टाइम मैंने ध्यान
टाइम मैनेज कर कर आपको अपना पूरा पेपर करना है। ओके, और पैसेज नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चंस पर आ जाना, क्वेश्चंस पढ़ना है, कुछ सिमिलर टाइप वर्ड दिख रहे हैं पैसेज में, वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो होप करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी क्यूरी हो, आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो, कुछ पूछना हो, तो आप किसी भी चीज़ को रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी डिस्कशन वाला सेक्शन है, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो प्लेलिस्ट वेल अरेंज है, सब कुछ पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। आप प्लीज़ अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स को देखिए और जो अपनी प्रिपरेशन में निखार लाइए। ठीक है, और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।